राम मंदिर पर क्या अध्यादेश लाएंगे मोदी? राम मंदिर सिर्फ भावनात्मक मुद्दा क्यों है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे, कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे, कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। क्या राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस डाल रही है अड़ंगा? मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। राम मंदिर पर राष्ट्रीय सहमति बनने में कांग्रेस रोड़ा। मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए। राम मंदिर पर अध्यादेश कब लाएंगे प्रधानमंत्री मोदी? मामला न्यायपालिका में है, उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या राम मंदिर का निर्माण 2019 में शुरू हो जाएगा या फिर राम मंदिर के मुद्दे पर भावनाओं से खेलती रहेगी राजनीति? जी हां, आज ये सवाल उठे हैं। और क्यों उठे हैं? साल 2019 के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से राम मंदिर पर खुलकर बोलने के बाद उठे हैं, तो इस पर बात करना भी जरूरी है और लाजमी भी। तो हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी हैं और कांग्रेस से कुछ ही देर में संजय झा हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए सीधे चर्चा हम शुरू करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, बड़े तफसील के साथ और बड़े इत्मीनान के साथ हमने मोदी जी के इंटरव्यू को सुना और खासकर राम मंदिर के मुद्दे पर दिए गए उनके बयान को सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविधान के हिसाब से ही फैसला होगा, मामला कोर्ट में है और कोर्ट के फैसले के बाद यह सोचा जाएगा कि अध्यादेश आएगा या नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर के ट्रिपल तलाक के आधार पर जो उन्होंने अपना यह जवाब दिया, तो जो हम समझे क्या वो सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला पक्ष में नहीं आता है सुधांशु जी, तो फिर सरकार अध्यादेश लाएगी राम मंदिर बनाने के लिए? देखिए, एक बात तो इसमें तकनीकी पक्ष है और एक भावनात्मक पक्ष में, वो दोनों पे जवाब देता हूं। देखिए, तकनीकी पक्ष ये है कि जब संसद में कोई प्रक्रिया चल रही होती है तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता। जैसे कोई अध्यादेश बन रहा हो, बिल आ रहा हो, तो बीच में न्यायालय नहीं बोलता। उसी प्रकार न्यायिक प्रक्रिया चल रही हो तो संसद हस्तक्षेप नहीं करती। न्यायिक प्रक्रिया के बाद अंततः संसद सर्वोच्च है और वह निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है कि क्या राष्ट्र के हित में, एक नहीं अनेक मौकों पे। परंतु इसमें दूसरा तकनीकी पक्ष ये भी है, अभी तक के न्यायालय के जितने भी निर्णय हैं, दिसंबर 1949 में मूर्तियां प्रकट होने के बाद वहां पूजा अर्चना प्रारंभ हुई कोर्ट के आदेश से, फरवरी 86 में ताला खुला कोर्ट के आदेश से, नवंबर 1989 में वहां पर शिलान्यास हुआ कोर्ट की अनुमति से, दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा गिरने के बाद अस्थायी मंदिर में मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना प्रारंभ हुई बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और 30 सितंबर 2010 को तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जो निर्णय दिया है, उसने तो साफ कहा है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे का स्थान, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, वो श्री राम लला विराजमान को दिया है और वो 2003 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ एक्सकवेशन की रिपोर्ट पर है। तो मेरे विचार से उत्तरोत्तर कोर्ट के निर्णय
हमारे पक्ष में, और जो अंतिम निर्णय है उच्च न्यायालय का वो ये मान रहा है कि वहां मंदिर है, पूजा अर्चना चल रही है, तो हमारे मन में किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि अकाट्य तर्कों के आधार पर अंततः यह निर्णय हमारे ही पक्ष में आएगा। चलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, अभी दोबारा संजय झा साहब के बाद जब मैं आपके पास आऊंगा तो पूछूंगा, आपने कहा इस मुद्दे पर दो पहलू हैं, एक भावनात्मक पहलू है और एक राजनीतिक पहलू है। किस पहलू पर खेल ज्यादा खेला गया इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संजय झा साहब, मोदी साहब का इंटरव्यू आपने भी उसी इत्मीनान के साथ देखा होगा जितने इत्मीनान के साथ हमने देखा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 70 साल से जो सरकारें सत्ता में बैठी रही उन्होंने इस मुद्दे पर अड़ंगा अटकाया, और उन्होंने साफ तौर पर उन वकीलों से आग्रह किया जो कांग्रेस से संबंधित हैं और इस मामले को कोर्ट में रखते रहे हैं कि वो अड़ंगा डालना बंद करें, संविधान को कानून के हिसाब से चलने दें। देखिए, मोदी जी नेता कम अभिनेता ज्यादा है। सच्चाई यही है कि देखिए, जो केंद्रीय मुद्दों पर मोदी जी ने ये चुनाव जीता था 2014 में, उनके साथ मोदी जी ने जिस तरीके से, मैं समझता हूं कि असफलता उन्होंने प्राप्त की या विफल हुए हैं। बाकी मुद्दों की बात संजय जी बाद में कर लेंगे, पहले राम मंदिर के मुद्दे पर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मोदी जी ने बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस के वकील जो हैं वो अड़ंगा डालना बंद करें कोर्ट में। देखिए, मोदी जी के आरोप तो ढेर सारे होते हैं। मोदी जी ने तो यह भी आरोप लगाया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देशद्रोही हैं। आप भूल गए क्या? उन्होंने तो कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान के लोगों के साथ बैठकर एक साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा गुजरात में। देखिए, मोदी जी के आरोपों पर, और उसके बाद मोदी 2014 में सत्ता में आ गए, और ये कहने के बाद 2014 में मोदी सत्ता में आ गए, हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ। हाँ, तो मेरी बात तो सुनिए जी, आप मेरी बात तो सुनिए जरा, हमको मौका भी दीजिएगा तब ना। और बातचीत में तो आप भी बोलिए, हमको भी तो बोलने दीजिए। आप जब तक खत्म नहीं करेंगे सुधांशु जी के पास जाऊंगा नहीं, चिंता ना करें। भारत के, हाँ, तो जो सरकार, जो प्रधानमंत्री भारत के युवाओं को झूठ बोलता है कि मैं आपको हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आज तक 10 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी और 2 लाख भी नहीं हुआ है। इससे बड़ा विश्वासघात कौन किया है भारत के युवकों के साथ? बेरोजगारी इसीलिए आसमान छू रहा है। ठीक है, तो आप ये मुद्दे जनता के बीच लेकर जा रहे हैं संजय जी, उससे फायदा हो रहा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ये मुद्दे हैं, हाँ, उसका जवाब मैं देता हूं आपको। देखिए, अब इन्होंने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारी है, और भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक सो रही थी। अचानक जब चुनाव आ गए तो मजहब की सियासत शुरू हो गई। देखिए, इनके पास तो एक ही राजनीतिक, जो कहते हैं रणनीति क्या है कि आप सांप्रदायिक तापमान बढ़ाइए, समाज को तोड़िए और धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाइए। संजय जी, लेकिन चुनाव से पहले राम मंदिर की राजनीति कहां शुरू हुई? बीजेपी के सत्ता में आने का एक बहुत बड़ा कारण उनका यह वादा भी रहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनेगा। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों को साफ तरीके से बताए कि अंत में यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय उस पर सुन रहा है, ये सब जुडिस मामला है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भारत के आवाम के साथ, अब मैं तो समझता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं भी अपने धर्म का बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन हमारे धर्म का रखवाला और ठेकेदार बीजेपी और आरएसएस को कौन बना दिया? मैं अच्छा हिंदू हूं, मैं देशभक्ति हूं, इसका सर्टिफिकेट भारत के लोगों को बीजेपी और आरएसएस से नहीं चाहिए। संविधान के अनुरूप फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा उसके बाद सरकार तय करेगी, वो सारी चीजें अपनी जगह है। संजय झा, लेकिन क्या आप ये वादा करते हैं कि मोदी जी जो आरोप लगा रहे हैं उसके मुताबिक अब आपके वकील इस मामले को लेकर कोर्ट में अड़ंगा नहीं डालेंगे? एक बात बताएं, आप जरा ये सोचिए, इस बात पर गौर कीजिए कि मोदी जी के जो गुरु हैं मोहन भागवत, जिनके आगे नरेंद्र मोदी जी कठपुतली हैं, मोहन भागवत तो उन्होंने धमकी दिया है उच्चतम न्यायालय को, और प्रधानमंत्री चुप हैं। यो प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी है कि देश में शासन हो, अनुशासन हो, वो चुप रहता है। प्रधानमंत्री कहां चुप है? प्रधानमंत्री बोल तो रहे कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसे देखा जाएगा, कानून के हिसाब से कानून चलेगा। मोदी बोल तो रहे, मोदी कहां चुप है? सुधांशु त्रिवेदी, ठीक है संजय जी, आता हूं आपके पास।
देखिए संजय नहीं, आप बड़े अनुभवी संपादक हैं, आप बड़े अनुभवी संपादक हैं, आप तो इस बात को जानते होंगे कि भाजपा का हमेशा से यही तो रणनीति होता है। आरएसएस कुछ और बोलेगा, मोदी जी विकास बोलेंगे, लिंचिंग में लोग मरते रहेंगे, मोदी जी कहेंगे नहीं नहीं मैं पूछ लेता मेरे दिल को हूं तो सुधांशु जी, पहुंच रहा है। क्या ये जैसा जैसा मैंने कहा था अपने उस सवाल को लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि यही संजय झा का मंतव्य भी है कि इस मुद्दे पर खेल ज्यादा राजनीतिक स्तर पर रहा या भावनात्मक स्तर पर रहा। आपकी जो सहयोगी संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो या फिर वो विश्व हिंदू परिषद हो, सबके रुख इस मामले पर अलग अलग रहे हैं। वही संजय झा जी कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ कहती है, विश्व हिंदू परिषद कुछ कहती है, आरएसएस कुछ कहती है, कुल मिलाकर के भावनात्मक खेल लोगों के साथ खेला जा रहा है। देखिए, मैं भावनात्मक खेल और अंतर्द्वंद का खेल क्या होता है ये मैं बता रहा हूं। अभी देखिए, संजय जी के वक्तव्य में एक बात निकल आई। उन्होंने कहा कि मोदी जी आरएसएस की हाथ की कठपुतली है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह हैं। तो भाई, ये दुनिया में विचित्र तर्क मैंने सुना है कि किसी व्यक्ति पे तानाशाही का भी आरोप है और किसी व्यक्ति पे कठपुतली होने का भी आरोप है। तो पहले एक आरोप तय कर लीजिए। अब होता रहेगा। आप ये बताओ कि राम मंदिर पर क्या भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जनता की? हाँ, राम मंदिर पे बता रहा हूं। हाँ, भावनात्मक पे बता रहा हूं, उसी पे जवाब दे रहा हूं। आप में से शायद बहुत से दर्शकों को नहीं पता होगा कि राम मंदिर के मुद्दे में कोर्ट में एक मुद्दई यानी एक अपीलेंट स्वयं श्री राम लला विराजमान हैं। यानी भगवान अपना मुकदमा स्वयं लड़ रहे हैं। यह दुनिया का इकलौता मुकदमा है। और मजेदार बात आप जानते हैं क्या है? इनके नेता राहुल गांधी जी कहते हैं मंदिर मंदिर जा रहे हैं। जब राजनीतिक पार्टियां एक अड़ंगा डालेगी, दूसरी भावनात्मक रूप से खेल खेलेगी, तो भगवान को तो अपना मुकदमा भाई, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए जनाब। मेरा वाक्य तो पूरा होने दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं, स्वतंत्र भारत में विडंबना थी। अरे भाई, मैं पूरी बात कर रहा हूं। जब जिस भगवान राम के राम राज्य को महात्मा गांधी ने आदर्श माना, वो स्वतंत्र भारत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। और मजेदार बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री जब वकील का चोला ओढ़कर खड़े होते हैं तो किसके पक्ष में खड़े होते हैं? सुन्नी वक्फ बोर्ड या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, श्री कपिल सिब्बल। और श्री रामलला विराजमान का वकील कौन था आपको पता है? हमारे वर्तमान लॉ मिनिस्टर वकील के रूप में श्री रविशंकर प्रसाद। बहुत साफ है, हमारे जो दिल की भावना है वही सामने चेहरे पर है। राजनीति की भावना है, आपके दिल की भावना कुछ और है, और राजनीति की भावना कुछ और, जिसे कहते हैं बगल में छुरी मुंह में राम। दिल में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड की वकालत, और सामने सामने कहेंगे हम राम मंदिर के साथ हैं। देश की जनता इसीलिए भली भांति समझती है कि कौन राजनीति कर रहा है। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। भारत के इतिहास में एकमात्र चुनाव है जहां चुनावी अभियान की शुरुआत राम के नाम से की गई। 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत अयोध्या से राजीव गांधी जी ने राम राज्य के नाम से की, नवंबर 1989। और ठीक एक साल के अंदर नवंबर 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देके बचाया। इतना बड़ा यू टर्न 12 महीने में नहीं हो सकता। यह होता भावनाओं के साथ खिलवाड़ और उसके साथ की जाने वाली राजनीति। ठीक है संजय झा साहब, मोदी साहब जिस भाषा पर संयम रख गए शायद सुधांशु त्रिवेदी नहीं रख पाए, लेकिन दोनों के कहने का मतलब शायद एक ही है कि कांग्रेस के मुंह में राम और बगल में छुरी है। मैं तो यही कहने वाला था भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ये कितनी पाखंडी राजनीति करते हैं आप लोग। 4.5 साल तक आप सो रहे थे, क्यों? यदि मोदी जी इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि डे टू डे हियरिंग हो जाए, आप कह रहे हैं 4.5 साल तक कब? संजय जी आप ही बोलिएगा, लेकिन मैं बीच में बस इतना याद दिला दूं कि आप कह रहे हैं 4.5 साल तक ये सरकार खामोश थी। अगर ये बोलती तो आप ही कहते कि फैसला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो फिर ये सरकार क्यों कुछ बोल रही है? तो एक बयान पर कायम रही अपने, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सरकार को आप बोलने नहीं देते। सरकार बोली नहीं तो आप कह रहे हैं सरकार चुप रही। नहीं, आप देखिए, इस बात पर गौर कीजिए। सरकार को कोई रोक नहीं रहा था। इनके भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे नेता लोग हैं, वीएचपी के नेता लोग हैं। कोई भी जाके किसी को भी ये पूरा एक अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय को बोलता कि आप जो इसका हियरिंग है उसको आप शीघ्र जल्दी शुरू कीजिए और उस पर डे टू डे हियरिंग कीजिए। उस पर तो अब 4 जनवरी से डे टू डे होगा ना संजय जी? मौलिक अधिकार है। 4 जनवरी से डे टू डे होगा। जानबूझकर देखिए, आप देखिए, मुझे तो लगता है कि देखिए इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी कितनी पाखंडी राजनीति करती है कि आप जानते हैं कि राम मंदिर एक संगीन मसला है, ये उच्चतम न्यायालय के साथ है,
लेकिन ये लोग संगीन जो नहीं, है ये गंभीर हर मसला है। वक्त जब संजय इनको जी, लगता संगीन है कि नहीं, हमने गंभीर मसला है। घोषणा, देखिए बहुत गंभीर है। मैं समझता हूं कि एक संजीदा विषय है, इस जी। पर भावनाएं सबके लगे हुए हैं। ऐसा एक विषय है जिस पर सबका गौर है, ये सब जानते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और वीएचपी के लोग जब हमारे उच्चतम न्यायालय के जजेस पर और आपके सबसे उच्चतम अदालत पर ये लोग धमकी देते हैं, तो अब आप सोच लीजिए प्रजातंत्र का हालत क्या होगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, लोग बजे रोज बजे लोकतंत्र का बाजा। इनको तो कोई हमारे संविधान, हमारे प्रजातंत्र के लिए इनको न कोई इज्जत है, न इनको कोई सम्मान है, और इसीलिए आज किसी को भी धमकी दे देते हैं। आज ये जिनको जो चाहिए बयानबाजी कर देते हैं। आप इनका विरोध कर दीजिए तो आप पाकिस्तान चले जाइए। एक तरीके से राजनीतिक वार्तालाप को इन्होंने इतना घिनौनी और घटिया बना दिया है कि आज किसी भी गंभीर विषय पर बातचीत हो ही नहीं सकती है। और मैं तो यही समझता हूं कि देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमेशा धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा। और ये गोडसे का ये देश कभी नहीं बनेगा। कल मोदी जी ने विनायक दामोदर सावरकर को कहा कि वो देश के बहुत 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 बड़े भक्त हैं, लेकिन वही विनायक दामोदर सावरकर के हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी की कत्ल की थी। तो नरेंद्र मोदी जी जब ऐसी राजनीति खेल रहे हैं, जब कहते हैं कि सावरकर जी देशभक्त है, जिनका नरेंद्र मोदी अगर 4 साल से राजनीति खेल रहे हैं तो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि 70 साल से जो सरकार में बैठे थे उन्होंने भी राजनीति का इस मुद्दे पर भरपूर खेल खेला है। संजय झा, एक बात बताएं आपको, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है 55 साल 60 साल। ये तो मैं समझता हूं कि भारत के जितने लोगों ने 1947-50 के बाद जो भारत में रहे हैं, जिन्होंने वोट किया है, उनका अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव जीतती रही, हम हारे भी चुनाव, लेकिन इतने चुनाव जो हम जीते तो ये क्या कहते हैं कि भारत के लोगों ने जो कांग्रेस पार्टी को वोट किया वो गलत वोट किया। उनको मालूम नहीं था वो क्यों कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कर रहे हैं। जब बीजेपी को 2 वोट मिला, 2 सीट मिला था 1984 में, तो क्या भारत के लोगों ने बेवकूफी दिखाई थी? ये तो मैं समझता हूं कि ये देखिए, इनको किसी के लिए इज्जत है ही नहीं। आज कल हम आप इनकी आलोचना करें, इनकी निंदा करें तो बोलेंगे आप पाकिस्तान चले जाइए, हमको बांग्लादेश भेज देंगे। इनको तो कुछ परवाह ही नहीं है। ये तो यही सुनना चाहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं। और मोदी जी तो अपने ही अहंकार और घमंड में डूबे हुए हैं, और मुझको लगता है वो हार के बावजूद इन्होंने कुछ सीखा नहीं है। लेकिन भारत की जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। चलिए सुधांशु जी, सीधा सा सवाल, देखिए उनके आरोप के चक्कर में मत पड़िए उन्हें जवाब देने के। मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल यह कि अब 4 जनवरी से रोज सुनवाई होगी इस मसले की सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको क्या उम्मीद है? बजट सत्र तक कोई फैसला आ जाएगा? नहीं आया 2019 के चुनाव से पहले तो फिर बीजेपी क्या करेगी? देखिए, इसमें एक टेक्निकल मामला यह है कि SC/ST एक्ट या ट्रिपल तलाक की तरह भारत सरकार कोर्ट में कोई पार्टी नहीं है। अन्यथा हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से पुरजोर प्रयास किए होते और पिटीशन दिए होते कि डे टू डे हियरिंग है। हमें उम्मीद है जिस प्रकार से लगातार कोर्ट के निर्णय हमारे पक्ष में है, तो न्यायालय संवेदनशीलता के साथ इस पे त्वरित गति के साथ सुनवाई सुनिश्चित करेगा। हाँ, परंतु मैं यह भी उत्तर देना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि बहुत घटिया और निकृष्ट और वैमनस्यकारी राजनीति, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी पिछले ही साल 2017 के यूपी के चुनाव में जब ये और मुलायम सिंह साथ थे, मुलायम सिंह जी ने क्यों बोला था यूपी में कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था कि मैंने 1990 में 16 कार सेवक, राम भक्त कार सेवक मरवा दिए थे, ये शब्द बोला, और 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। वो आज भी आपके साथ थे, तब भी आपके साथ है। और रही बात इसकी, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की, वो तो कोर्ट में प्रूव हो चुका है, मगर महात्मा गांधी के विचारों की हत्या किसने की? उनका लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सुधांशु त्रिवेदी। नित्य का भदन था रघुपति राघव राजा राम, उनका अंतिम वाक्य था हे राम। और 2007 में कांग्रेस ने कोर्ट में लिख के दिया कि राम थे ही नहीं, काल्पनिक थे। यानी महात्मा गांधी का सारा वैचारिक अधिष्ठान उसकी हत्या कर दी। वो आकर आज ये बात कहते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है। श्री राम जन्मभूमि के ऊपर मैं एक और आपको फैक्ट बता देना चाहता हूं, शायद बहुत से लोगों को पुराना ध्यान ना हो। दिसंबर 1949 में जब मूर्तियां प्रकट हुई, उसके बाद आपको पता है मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में केस कब दायर किया गया है? दिसंबर 1961 में, क्योंकि 12 साल की मियाद जो टाइटल सूट के लिए खत्म होने वाली थी, 5 दिन रह गए थे, तब कराया गया। इसे कहते हैं अटकाना।
फिर 1976 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकेवेशन में नीचे 12 खंबे निकले थे। यह बात के मोहम्मद ने कही है, जो स्वयं आर्कियोलॉजिकल सर्वे की उस टीम में थे, और उस समय कांग्रेस सरकार ने रुका दिया। इसे कहते हैं अटकाना। और उसके बाद 1990 में मुलायम सिंह को समर्थन दिया, इसे कहते हैं अटकाना। और आज भी उनके नेता वकील का चोला ओढ़कर खड़े होकर कहते हैं इसको चुनाव के बाद ले जाओ, इसे कहते हैं अटकाना। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो शब्दशः सही है और ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों के आलोक में। सुधांशु जी, इनके वकील कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं कि चुनाव के बाद इस पर फैसला आना चाहिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि अगर फैसला बजट सत्र तक या चुनाव से पहले नहीं आता है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कितना बड़ा संकट होगा ये। देखिए, 4 जनवरी को न्यायालय की प्रतिक्रिया आने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग इस प्रश्न पर विचार कर पाएंगे कि हमें आगे क्या करना है। परंतु एक अरे बात नहीं, लेकिन सुधांशु जी आपने अभी इस पूरी बातचीत के दौरान 10 बार कह दिया है, सुधांशु जी आपने 10 बार कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है उसमें मामला आपको अपने पक्ष में लग रहा है 100%। तो ऐसे में फिर क्या शको-शुबा रह जाता है? आप क्या उम्मीद करते हैं, बजट सत्र तक आ जाएगा फैसला, 2019 के चुनाव से पहले आ जाएगा फैसला, या इसके बाद भी लग सकता है फैसला आने में समय? अगर आपके पक्ष में है सब कुछ तो आ जाना चाहिए ना, फिर तो गारंटी के साथ कहीं आ जाएगा। यही मैं कह रहा हूं कि 4 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिक्रिया आने दीजिए। उस प्रतिक्रिया की गति के आधार के बाद ही हम यह निर्णय ले सकेंगे कि क्या कितनी जल्दी होने वाला है। पर एक बात बिल्कुल निश्चित है कि वहां मंदिर है, मंदिर रहेगा, भव्य मंदिर बनेगा और मार्ग हम ही प्रशस्त करेंगे। कोई यानी अगर फैसला आपके हक में नहीं आया तो फिर अध्यादेश लाया जाएगा उस फैसले के खिलाफ? भाई, मैंने तो कहा जब लगातार 5-6 फैसले हमारे पक्ष में हैं तो हमारे मन में कोई किंतु परंतु ही नहीं है कि फैसला हमारे पक्ष में क्या कहा वो अलग बात है। मैंने जो सवाल पूछा उसका ये जवाब नहीं है। 50 से मैं अधिक सीधा खंबे सवाल नीचे पूछ दिख रहा रहे हूं सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, फैसला अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो क्या फिर सरकार उस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाएगी, हाँ या ना? देखिए, हमारे मन में किंचित भी संदेह नहीं है और मैं जो बोलना था वो मैंने बोल दिया। आगे आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। न्यायालय हमारे पक्ष में निर्णय आएगा, मंदिर है, मंदिर वहीं बनेगा और मार्ग प्रशस्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। संजय झा, क्या आप समझा सकते हैं सुधांशु त्रिवेदी क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लग रहा है कि वो साफ तौर पर दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो फिर सरकार इस पर अध्यादेश लाएगी, क्योंकि मंदिर वहां था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, देखिए संघ परिवार के लोग जानबूझकर भारत की जनता को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए वो ऐसे ही बयानबाजी करेंगे। संजय झा साहब, आपकी ये चिंता तो नहीं है कि ये गुमराह करना या ये भटकाना ये सरकार अब ज्यादा समय तक कर नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार का मंतव्य एकदम साफ है कि फैसला अगर हक में आया तो मंदिर बनेगा और फैसला अगर हक में नहीं आया तो अध्यादेश लाकर बनेगा। देखिए, इनका मंशा और इनकी जो नियत है ना, उस पर भारत की जनता समझ गई है इनको। अब इनका पूरा एक तरीके से भंडाफोड़ हो चुका है। चलिए, इसी नोट पर कि इनका भंडाफोड़ हो चुका है या नहीं हुआ तो हो जाएगा, या किसका भंडाफोड़ होगा, हम बस इतना निवेदन करना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, कि कम से कम जनता से जुड़े मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर, राम मंदिर के मुद्दे पर खासकर भावनात्मक खेल खेलना बंद करे। चाहे 70 साल सत्ता में बैठी रही सरकारों ने खेला हो या फिर अभी 4.5 साल से बैठी मोदी सरकार ने खेला हो, ये खेल जो भी खेल रहा है उसकी जोरदार घंटी हमारी जनता जरूर बजा देगी, हमारे दर्शक जरूर बजा देंगे। सुधांशु त्रिवेदी, आप इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय झा साहब, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।